Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 90. आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हर चीज डिफाइन है, हर चीज पहले से ही मेंशन्ड है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, हर चीज अपनी मर्जी की। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, हम यही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization, it refers to the structure which is designed by management to complete the particular task. किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर, जहां पर हर चीज डिफाइंड है, हर चीज सबसे पहले क्लियर कट बता रखी है कि क्या चीज कैसे होगी। टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क, किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फीचर क्या है? डिफाइंस इंटर रिलेशनशिप, ये डिफाइन करता है इंटर रिलेशनशिप को, मतलब कैसे एक जॉब दूसरे जॉब से इंटर रिलेटेड है, अमंग वेरियस जॉब पोजीशन, कैसे एक मैनेजर एक सीनियर से रिलेटेड है, ये बताता है आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इट लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, तो रूल्स बताता है, रेगुलेशंस बताता है, प्रोसीजर बताता है, किस लिए? दैट आर एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। तो सिंपल सी बात, यहां पर हर चीज को हमने क्लियर कट मेंशन कर दिया, हर चीज पहले से ही डिफाइन है, हर जॉब पोजीशन पहले से ही डिफाइन है, तो हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर। तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है एफर्ट्स। हमने क्या किया? हमने सारे डिपार्टमेंट, परचेज को सेल के साथ, प्रोडक्शन के साथ कैसे लिंक करना है, वो गाइडलाइंस भी डिफाइन करना है। तो एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड विद फॉर्मल प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के साथ, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हमने सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप लेवल। डेलिबरेटली का मतलब है बार बार लोगों को समझाना पड़ता है, बार बार लोगों को सख्ती से मनवाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब लॉकडाउन है, सबको पता है लॉकडाउन है, लेकिन बार बार पुलिस वालों को, मीडिया को, मोदी साहब को क्या कहना पड़ता है? घर में रहिए, बार बार कहना पड़ता है। इवन मजबूरी के साथ, सख्ती के साथ फॉलो भी करवाना पड़ता है। तो यही है डेलिब्रेट, मजबूरी के साथ, फोर्स के साथ मुझे अप्लाई करना। इसके बाद आपके पास आ जाता है इट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब जहां पर पर्सनल फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपको कोई मैनेजर पसंद नहीं है, आपको कोई मैनेजर पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? काम नहीं करोगे। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर पर्सनल फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। मैनेजर आपसे सीनियर है, चाहे आपको पसंद आए, चाहे आपको पसंद ना आए, कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको उसका काम करना पड़ेगा। डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज। सबसे पहला, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आसानी से जिम्मेदारियां फिक्स कर सकता हूं। कैसे? मैनेजर ने मुझे काम दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उस काम को कंप्लीट करने की, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आसानी से मैं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स कर सकता हूं। यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल। क्यों? हमने क्या किया है? इंटर रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया, तो आसानी से एक मैनेजर बाकी सबके ऊपर नजर रख सकता है। नजर रखने से क्या होगा? नजर रखने से आप यूनिटी ऑफ कमांड को आसानी से फॉलो कर सकते हो। एक मैनेजर एक टाइम पे एक वर्कर को ऑर्डर देगा, यही जरूरी है। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जब आपने डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक कर दिया, सबको अपने काम समझा दिए, तो क्या होगा? जब आपने सबको अपने काम समझा दिए, सबको इंटरलिंक कर दिया, तो दिक्कत ही खत्म। तो डुप्लीकेशन का काम या सवाल ही नहीं होगा। प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए?
फॉर द ऑपरेशन, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के दौरान, इस स्ट्रक्चर के अंदर रह के ही बाकी डिपार्टमेंट्स को काम करना पड़ता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे? पर्सनल फीलिंग की वैल्यू नहीं है तो झगड़े नहीं होंगे, किसी से ज्यादा लगाव नहीं होगा, एक बंदा सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा। तो कहते हैं इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स और रेगुलेशन ही लोगों के बिहेवियर को गाइड करेंगे, तो उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग तो बीच में आती है। तो सिंपल सा मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आ जाते हैं आपके डिसएडवांटेजेस। डिले इन वर्क, हर बार रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, हर बार किसी पर्सन से, मैनेजर से बात करने के लिए आपको लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना है, तो टाइम लग जाएगा ऐसे प्रोसेस में, प्रोसेस को फॉलो करते करते टाइम लग जाएगा, तो आपका काम जो है वो डिले हो जाएगा। तो डिले इन वर्क एज मोर टाइम इज वेस्टेड इन फॉलोइंग द प्रोसीजर। लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या था? जूनियर्स को, एम्प्लॉयज को बढ़ावा देना ताकि वो आगे आके अपने आइडियाज दें। यहाँ पर क्या होगा? हर चीज पहले से डिफाइन है, तो इनिशिएटिव तो खत्म, क्रिएटिविटी तो एम्प्लॉयज की खत्म हो जाएगी, वो सिर्फ मशीनों की तरह काम में लगे रहेंगे। लैक ऑफ इनिशिएटिव ड्यू टू पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तीसरा, इट फोकस ऑन वर्क एंड स्ट्रक्चर। सिर्फ काम पे और स्ट्रक्चर पे ही फोकस होगा, पर्सनल फीलिंग पे एक एम्प्लॉय क्या फील कर रहा है, एम्प्लॉय थक गया है या नहीं थक गया है, उसके घर में क्या चल रहा है, इस फॉर्मेट में इस स्ट्रक्चर को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही थे आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लेट्स मूव ऑन टू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है। और ध्यान देने वाली बात, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के वर्कआउट कर ही नहीं सकती। कैसे? कि बिल्कुल ऐसा, सपोज मैं 12th क्लास के अंदर बैठा हूं, लेकिन मेरे ऊपर बाउंडेशन लगा दी कि मैं किसी और स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता, एक अलग सा बेंच दे दिया और मुझे उसके ऊपर बिठा दिया कि मैं किसी और से बात नहीं करूं, किसी और से अपना वर्क शेयर नहीं करूं, सिर्फ अकेला बैठ के ही काम करता रहूं। मैं कितने दिन इस तरीके से उस क्लास में सरवाइव कर पाऊंगा? हार्डली 2-3 डेज, 4 डेज, जबरदस्ती करूंगा तो 1 वीक। तो मुझे वहां पर रहने के लिए वो कौन सी चीज है जो मोटिवेट करेगी? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं स्कूल के काम के लिए स्कूल जाना पसंद नहीं करता, वहां पर जो दोस्त मिलेंगे उसके लिए स्कूल जाना पसंद करता हूं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क, इंटरेक्शन, बातचीत करना वर्क के दौरान, गिव्स राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसी से हमारी सोशल रिलेशनशिप, बाउंडिंग डेवलप होती है। यानी मैं जिस क्लास में वर्कआउट करता हूँ, सपोज मैं क्लास 12th में रहता हूँ, वर्क करता हूँ, तो वहां के जो मेरे दोस्त हैं वही मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिलेशनशिप का हिस्सा बनेंगे, वही मेरे ज्यादा दोस्त होंगे एज कंपेयर टू कि भाई क्लास 9th में, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं जिस डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ मेरे ज्यादातर दोस्त भी वहीं के होंगे, उसी डिपार्टमेंट के होंगे। तो इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप क्या हो सकती है? लव, अफेक्शन, झगड़े, फाइट, ये सब चीजें अमंग दैट। सबसे पहले फीचर, ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर मैं वर्क करता हूं, जहां मेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रखा हुआ है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो जिन लोगों से मैं ज्यादा बात करूंगा वहीं पर मेरे ज्यादा दोस्त बनेंगे, जिन लोगों से कम बात करूंगा वहां पर मेरे दोस्त भी कम होंगे। नो रिटर्न रूल्स और प्रोसीजर, ये दोस्ती है, ये लव है, अफेक्शन है ग्रुप का, ग्रुप ऑफ पीपल्स का। यहां पर कोई रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स नहीं होते।
यानी मैं किसी से दोस्ती करने जाता हूं तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी बंदा किसी से भी बात कर सकता है। जरूरी नहीं एक कंपनी के अंदर बॉस हो सकता है, लेकिन कंपनी के बाहर बॉस और एक नौकर भी दोस्त हो सकते हैं, जिगरी दोस्त हो सकते हैं। यही है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। एक इमरजेंसी स्पॉन्टेनियसली, अचानक से बन जाती है। इसके लिए कोई भी फोर्स लगाने की, डेलिब्रेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नो डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्म एज इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे स्केलर चेन के अंदर था कि हमने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। आज मैं किसी से बात कर रहा हूं, कल क्या पता वो भी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो। यही है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन। एडवांटेजेस क्या है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या है? सबसे पहले नो प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत की लाइन, कम्युनिकेशन की लाइन डिस्क्राइब नहीं है। फ्री हो आप किसी से भी बात करने के लिए। तो देयरफॉर इट इज फास्टर एंड क्विक, फटाफट काम होता है, क्विक कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर डिले नहीं होता। आप आसानी से किसी से भी बात कर सकते। फुलफिल सोशल नीड्स, सोशल नीड्स जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा देती है। लव, अफेक्शन, प्यार, ये सब चीजें किस चीज को बढ़ावा देती है? जॉब सेटिस्फेक्शन और बिलोंगिंग। कई बार क्या होता है, सैलरी मेरी अच्छी होती है, लेकिन उस कंपनी में मेरा कोई दोस्त नहीं होता, तो मेरा मन नहीं लगता। तो अगर दोस्त अच्छे होंगे तो क्या पता मैं कम सैलरी पे भी काम कर लूं, लेकिन दोस्त नहीं होंगे तो क्या पता मैं ज्यादा सैलरी पे भी सरवाइव ना कर पाऊं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कुछ कमियां पड़ी थी हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उस कमियों को आके दूर कर देती है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आसानी से कामयाब हो सके। इसके बाद आ जाती है इसकी डिसएडवांटेज। सबसे बड़ी समस्या इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की रूमर्स, अफवाह। अच्छी बातें फैले ना फैले, लेकिन कल वो एम्प्लॉय एक फीमेल एम्प्लॉय को बाइक पे बिठा के लेके जा रहा था, चाहे उसकी मदद ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन देखने वाले क्या कहेंगे, लड़की पटा ली भाई बंदे ने। तो यही है रूमर्स, आग की तरह फैलते हैं। आग की तरह फैलने से क्या होगा? ह्यूज लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार इतने बढ़ जाते हैं ये रूमर्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा लॉस हो सकता है। इट रेजिस्ट चेंज, चेंज को रजिस्ट करने की कोशिश करता है। क्यों? यहां पर हमने इनफॉर्मल ग्रुप्स बना लिए। अब मैंने उस ग्रुप में से 2-4 बंदे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने हैं, तो क्या ग्रुप वाले होने देंगे? वो क्या करेंगे? वो उस चेंज को रोकेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पर यूनियन जैसी बन जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं, और उस ग्रुप में बदलाव करना ही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये चेंज को लाने से, बदलाव को लाने से रोकते, हड़ताल पे बैठ जाते। इट प्रेशराइज मेंबर्स। अब बेचारे कंपनी के अपने प्रेशर्स, नॉर्म तो थे ही भाई, इतना काम करना है, इतना टारगेट करना है। इट प्रेशराइज ग्रुप में। सपोज करो 10 मेंबर का एक ग्रुप था, एक मेंबर का झगड़ा हो गया मालिक से, बाकी 9 मेंबरों का कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन ग्रुप की बात सुनते हुए, ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बाकी 9 को भी स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। क्यों? दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, विच अपोजेस द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह के हालात में कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। ये थी आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला डिफरेंस है स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। अथॉरिटी का मतलब पावर, तो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर कौन बनाता है? मैनेजमेंट। लेकिन
अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, वो इंटरेक्शन से बनता है। यानी मैं ग्रुप अपनी मर्जी से बनाता हूँ, दोस्तों का ग्रुप अपनी मर्जी से बनाता हूँ, वहां पर मैनेजमेंट का उसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती। दूसरा, इट इज अराइज ड्यू टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। सिंपल सी बात है, सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट ने डिफाइन करी है, तो रूल्स और प्रोसीजर भी मैनेजर ने डिफाइन करे हैं। तो सिंपल सी बात, हर चीज यहां पर रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से होगी। लेकिन अराइज ड्यू टू सोशल रिलेशनशिप, कौन मेरा दोस्त है, किससे मैं बात करूंगा, कौन मेरे ग्रुप में रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल रिलेशनशिप डिफाइन करती है। अथॉरिटी इज बोर्न आउट ऑफ जॉब पोजीशन। सिंपल सी बात है, जिसकी पोजीशन ऊपर उसकी पावर ज्यादा, जिसकी पोजीशन नीचे उसकी पावर कम। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई ऊपर और नीचे नहीं होता, ग्रुप में सारे मेंबर्स बराबर होते हैं। तो अथॉरिटी इज बोर्न आउट ऑफ इंडिविजुअल वर्च्यू, यानी कि अगर हम किसी को लीडर बना रहे हैं ग्रुप का, उसको सारी पावर दे रहे हैं, तो क्यों? उसकी क्षमता के हिसाब से। वो यूनियन लीडर बनने के लायक है, ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक है, उसके अंदर क्षमता है, इसीलिए वो उनको हम पावर दे रहे हैं। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड, यहां पर हर चीज पहले से ही डिफाइन कर रखी है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर कम्युनिकेशन इज नॉट डिफाइंड, फ्री कम्युनिकेशन है, कोई भी बंदा किसी से भी बात कर सकता है। यहां पर क्या होगा, या तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी, टॉप लेवल से मिडल, मिडल से लोअर, या अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी, पहले लोअर से मिडल और फिर मिडल से टॉप। इट इज मोर स्टेबल, स्टेबल होगी, यहां पर झगड़े नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन टूटेगी भी। मतलब रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यहां पर कोई पर्सनल फीलिंग की वैल्यू नहीं थी, तो इट इज मोर स्टेबल, लंबे समय तक चल पाएगी, लंबे समय तक टिकी रहेगी। लेकिन इट इज टेम्परेरी और लेस स्टेबल। कैसे? आज मेरा कोई दोस्त, कल मेरा उससे झगड़ा हो गया, तो आज मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगा, उसके साथ मिलके काम करना भी पसंद नहीं। यहाँ पर बिकॉज ऑफ हाई रैंक्स मैनेजर आर द लीडर, जिसके पास पावर ज्यादा है वही मेरा लीडर होगा, उसी की बात मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लीडर को हमें यहाँ पर चुनना पड़ता है, इलेक्ट करना पड़ता है। यही थे आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंसेस। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी के लिए जरूरी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए जरूरी है। एक के बिना दूसरी वर्कआउट नहीं कर सकती। अगर मैं सिर्फ सोचूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से काम चला दूं तो कभी भी, क्यों? क्योंकि आदमी एक मशीन नहीं है, आदमी मशीन नहीं है, उसे सोशल रिलेशनशिप की भी जरूरत है कंपनी में रुकने के लिए। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ही एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन ही कंपनी को चाहिए। थैंक यू।